साल 2025 की दुनिया तकनीकी नवाचार और शोध की दौड़ पहले से कहीं ज्यादा तेज है। हर देश कोशिश कर रहा है कि सबसे बेहतरीन दिमाग उसके पास आ जाए और वहीं रहकर भविष्य का निर्माण करे। ऐसे समय में जब हर देश ब्रेन गेन की रणनीति पर काम कर रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा देश दुनिया की वैज्ञानिक प्रतिभाओं का असली घर बनेगा। इसी पृष्ठभूमि में एक नई कहानी शुरू होती है अमेरिका और चीन के बीच। अमेरिका, जो लंबे समय से विदेशी वैज्ञानिकों और तकनीकी युवाओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रहा है, अचानक अपने ही दरवाजे बंद करने लगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर पाबंदियां लगाई। यह वही वीजा है जिसके सहारे हजारों भारतीय और अन्य विदेशी इंजीनियर, वैज्ञानिक और रिसर्चर अमेरिका जाते रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले के पीछे राजनीति ज्यादा थी, न कि केवल नीति। उनके मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों का दबाव था कि विदेशी प्रतिभाओं के आने से अमेरिकी नौकरियां खतरे में पड़ जाती हैं। लेकिन इस पाबंदी ने न सिर्फ विदेशी युवाओं को झटका दिया, बल्कि अमेरिका की टेक कंपनियों और रिसर्च संस्थानों की चिंताओं को भी बढ़ा दिया। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं, चीन। बीजिंग ने इस मौके को एक अवसर में बदलने की कोशिश की। अमेरिकी पाबंदियों के कुछ ही समय बाद चीन ने घोषणा की, हम दुनिया की श्रेष्ठ प्रतिभाओं का स्वागत करते हैं। और इस घोषणा के साथ सामने आया एक नया हथियार, के वीजा। चीन की स्टेट काउंसिल ने हाल ही में अपने विदेशी प्रवेश नियमों में बदलाव किया और एक नई वीजा कैटेगरी बनाई। यह नया वीजा यानी के वीजा खासतौर पर विज्ञान और तकनीक से जुड़े युवा प्रतिभाओं और प्रोफेशनल्स के लिए है। इसमें शर्त यह है कि आवेदक ने किसी प्रतिष्ठित घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में डिग्री ली हो। साथ ही वे लोग भी पात्र होंगे जो शिक्षा और शोध जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हों। इस वीजा की सबसे खास बात यह है कि यह अब चीन जाने के लिए किसी स्थानीय कंपनी का स्पॉन्सरशिप जरूरी नहीं होगा। यानी अगर आपके पास योग्यता है तो चीन आपके लिए दरवाजे खोल देगा। इसके अलावा इस वीजा में ज्यादा लचीलापन होगा, जैसे कई बार आने जाने की अनुमति, ज्यादा समय तक रहने की सुविधा और गतिविधियों का व्यापक दायरा। धारक केवल रिसर्च ही नहीं बल्कि शिक्षा, तकनीक, संस्कृति, बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़े काम भी कर सकते हैं। दरअसल यह के वीजा चीन की पहले से मौजूद आर वीजा का ही विस्तार है। 2013 में आर वीजा उच्च स्तर की प्रतिभाओं के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब चीन का ध्यान है युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों पर। यानी आने वाले कल का दांव चीन ने आज ही खेल दिया है। चीन के नामी विश्वविद्यालय सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यिन चेंग झी का मानना है कि यह कदम चीन की रिसर्च और डेवलपमेंट क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उनका कहना है, अब हमारे लिए दुनिया के टॉप लेवल फैकल्टी और रिसर्चर्स को आकर्षित करना आसान होगा। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में तेजी से इनोवेशन होगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या विदेशी युवा वाकई चीन जाएंगे? इस पर संदेह भी है। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय धीमी पड़ रही है। बेरोजगारी विशेषकर युवाओं में काफी बढ़ी हुई है। रियल एस्टेट संकट भी हालात बिगाड़ रहा है। ऐसे माहौल में किसी विदेशी के लिए चीन में नौकरी बदलना या लंबे समय तक टिके रहना आसान नहीं होगा। इसके विपरीत अमेरिका में H-1B धारक अक्सर कंपनियां बदल सकते थे और बेहतर अवसर तलाश कर सकते थे। यही लचीलापन विदेशी युवाओं को अमेरिका की ओर खींचता था। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। चीन की शिक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी वैश्विक टॉप 10 की ओर बढ़ रही हैं। एशिया की लगभग 2/3 शीर्ष यूनिवर्सिटियां अब चीन और हांगकांग में हैं। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट जैसे क्षेत्रों में चीन पहले से ही दुनिया का लीडर बन चुका है। चीनी रिसर्च संस्थानों का एक और नया चलन यह है कि वे बैकग्राउंड में काम करने वाले वैज्ञानिकों और डेटा विशेषज्ञों को भी श्रेय दे रहे हैं, जैसे डीप सीक जैसी संस्थाओं में देखा गया। इसे वैश्विक अकादमिक जगत में प्रगतिशील कदम माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का मतलब यह है कि अमेरिका की बंदिशें और चीन का खुलापन दोनों मिलकर वैश्विक भू राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। ट्रंप भले ही अपने समर्थकों को खुश कर रहे हों, लेकिन लंबे समय में इससे अमेरिकी टेक सेक्टर को नुकसान हो सकता है। वहीं चीन इस मौके का इस्तेमाल खुद को विज्ञान और तकनीक का नया वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कर रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह दबाव अब भारत जैसे देशों पर भी बढ़ रहा है। अगर चीन और अमेरिका अपनी अपनी रणनीतियों से वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहे हैं, तो भारत को भी सोचना होगा कि वह खुद को एक शोध और शिक्षा हब के रूप में कैसे प्रस्तुत करे। अगर भारत लंबी अवधि की नीतियों पर ध्यान न दे, तो प्रतिभाशाली युवा या तो अमेरिका की ओर देखते रहेंगे या चीन की ओर रुख करेंगे। 21वीं सदी की असली जंग अब केवल जमीन के टुकड़ों या हथियारों की ताकत से नहीं जीती जाएगी। यह जंग होगी
प्रतिभाओं की। जिस राष्ट्र ने सबसे बेहतरीन दिमागों को अपने साथ जोड़ा, वही बनेगा असली तकनीकी और वैज्ञानिक महाशक्ति। और यही संकेत देता है चीन का नया के वीजा कि आने वाला कल उसी का है जो प्रतिभाओं को अपनाकर उन्हें अवसर देगा। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में बड़े टैक्स बदलाव शुरू होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब अगर कोई विदेशी दवा कंपनी अमेरिका में फैक्ट्री नहीं बनाएगी तो उसकी ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि दवा कंपनियों को अब अमेरिका में उत्पादन करना ही होगा। ट्रंप ने साथ ही भारी ट्रकों पर 25% और किचन कैबिनेट्स पर 50% टैक्स लगाने का भी ऐलान किया। अगले हफ्ते से बाथरूम, वैनिटी और सोफों पर भी नए टैक्स लागू होंगे। ट्रंप का कहना है कि विदेशी कंपनियां अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उनके अनुसार ये कदम पीटरबिल्ट, केनवर्थ और फ्रेटलाइनर जैसे अमेरिकी कंपनियों को मजबूत बनाएगी और स्थानीय नौकरियों की रक्षा करेगी। इजराइल के विदेश मंत्री गिदेओन सार ने कहा है कि उनका देश फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण वाले पश्चिमी तट के इलाकों को अपने कब्जे में नहीं लेगा। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों पर नियंत्रण करना उनका उद्देश्य नहीं है। सार यह भी बताया कि केवल उन इजरायली बस्तियों पर इजरायली कानून लागू करने पर विचार किया जा सकता है जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं है। कई मंत्रियों ने पश्चिमी तट के हिस्सों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है जो 1967 से इजरायली कब्जे में है। इस कदम से फिलिस्तीनी प्राधिकरण की नागरिक और सुरक्षा शक्तियों को खतरा हो सकता है और भविष्य के फिलिस्तीन राज्य के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को पेरिस की अदालत ने गुरुवार 25 सितंबर 2025 को अवैध चुनावी फंडिंग के लिए लीबिया के साथ साजिश करने का दोषी पाया और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई। सार्कोजी पर आरोप था कि उन्होंने गद्दाफी के साथ समझौता किया ताकि चुनावी फंडिंग हासिल कर सकें और बदले में लीबियाई सरकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन किया। उन्होंने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया। सार्कोजी पर 1 लाख यूरो का जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि वह निर्दोष हैं और अपील करेंगे। तो व्यूअर्स, चर्चाओं को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका की H-1B वीजा पाबंदियों और चीन की की वीजा पहल के बीच वैश्विक ब्रेन गेन बनाम ब्रेन ड्रेन की बहस को कैसे समझा जा सकता है? इस परिदृश्य में भारत के लिए क्या अवसर और चुनौतियां हैं? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।